हमारे सभी जानने वालों को नए साल 2023 की बहुत बहुत मुबारक हो। जाते हुए साल 2022 को अलविदा करने और नए साल को वेलकम करने के लिए सभी परिंदे पूरी तैयारियों में लगे हुए थे। कबूतर भैया, साल 2023 को वेलकम करने के लिए हम सब पपीते के दरख्त के पास जमा हो जाएंगे। आप जल्दी से सारी तैयारियां मुकम्मल कर लें। मैं बाजार जा रहा हूँ, वहाँ से एक घड़ी लाऊंगा। जैसे ही 12 बजेंगे हम सब मिलकर एक बड़ा केक काटेंगे, नए आगाज करेंगे। कबूतर, आप बड़ी घड़ी ले आए, तब तक मैं केक बना लेती हूँ। कबूतर बाजार चला जाता है। ऐसे ही कालू कौवा और कव्वे भी अपने काम में लगे हुए थे। कालू भैया, जल्दी करें, वक्त थोड़ा है, आप जल्दी से फूल ले आए। हम चाचा पपीता के पेड़ को फूलों से सजाएंगे। चिड़िया ने बताया है, हम सब चाचा पपीता के पास जमा होकर साल 2023 को केक काट कर वेलकम करेंगे। फूल तो हम यूं लेकर आए, बेले भी लेते आना। मैं जा रहा हूँ शक्कर लेने। चिड़िया केक बना रही है, इसने मुझे शक्कर लाने का कहा है। फिर काला कौवा और गोरी कौवी फूल लेने चले जाते हैं। चिड़िया भी केक बनाने में लगी हुई थी। कबूतर बहुत तेजी से शहर के बाजार जा रहा था। उसे बड़ी घड़ी जो लेकर आना थी, वो सब मिलकर काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें सारा काम करने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। पहाड़ों के पास गोरी और कालू को लंबी बेलें और फूल मिल जाते हैं, मगर वहाँ तो एक उल्लू बैठा हुआ था जो उन्हें रोक लेता है। रुको रुको, तुम ये फूल नहीं तोड़ सकते। उल्लू भैया, हम नए साल को वेलकम करने के लिए सजावट कर रहे हैं। आप तो जानते हैं फूलों के बिना सजावट कैसी। जंगल का ये हिस्सा हमारा है, आप अपने हिस्से से जाके फूल लाएं। उल्लू भैया, क्या हमारा और क्या तुम्हारा, आप भी हमारे साथ चलें, हम सब मिलकर केक काटेंगे और खूब मस्ती करेंगे। ये सारी बातें पिछले साल भी हुई थी कि सब मिलकर रहेंगे, मगर तुम्हारे जंगल की चील ने पहले हमला किया था, जब हमारे छोटे बच्चों को मार दिया था उस चील ने। माही चील भी शर्मिंदा है, वो भी हमारे साथ नए साल का वेलकम करने आएगी। चलो हम इसी बहाने चील से भी बात कर लेंगे। फिर माही चील भी वादा करे कि वो नए साल में फिर कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो मैं भी आपके साथ जाने को तैयार हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आज सारे परिंदे पुरानी दुश्मनियाँ भुला देंगे। माही चील भी ऐसा ही करेगी। आप चले, बाकी की बात रात को होगी। भैया, ये घड़ी तो चल ही नहीं रही, इसमें बैटरी नहीं है। ये ले बैटरी, जैसे ही आप इसमें बैटरी डालेंगे ये चलने लगेगी। फिर कबूतर भी घड़ी और उसकी बैटरी लेकर वापस हो लेता है। बुलबुले बेटा, मीठे फूलों का रस कहाँ रखा हुआ है? अगर मीठे फूलों का रस ना मिलाया तो केक मजेदार नहीं बनेगा। मम्मा, फूलों के रस वाला केक बनाएंगी क्या? हाँ बेटा, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, आप बस मीठे फूलों का रस लेकर चलें। बुलबुल और उसका बेटा भी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। तोता भी किसान की बीवी के पास शक्कर लेने चला जाता है। माँ जी, आप भी क्या कहेंगी? परिंदे मुंह उठाकर शक्कर लेने चले आते हैं। वो ऐसा है ना, हम साल 2023 को वेलकम करने के लिए केक काट रहे हैं आज रात 12 बजे। बस इसीलिए केक बनाने के लिए शक्कर लेने आया हूँ। क्या तुम सब मिलकर केक काटोगे? जी हाँ, हम सब मिलकर केक काटेंगे और जिन जिन परिंदों की आपस में नाराजगियाँ हैं वो एक दूसरे को माफ कर देंगे। साल 2023 में प्यार और मिलजुल कर रहने का वादा करेंगे। काश हम इंसान भी मिलकर ऐसा कर सकें, हम भी एक दूसरे को माफ कर सकें, गुस्से भुला दें। ये साल भी गुजर गया, कोई ना बदला, सब ऐसे ही है जैसे पिछले साल था। वही लड़ाइयाँ, वही झगड़े, और तो और इस साल इंसानों की आपस में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। क्या माँ जी, इंसान भी आपस में लड़ते हैं?
क्या खाने को लेकर उनकी भी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं? नहीं, ताकत की वजह से। जो जितना ताकतवर है उतना ही जालिम है। सब यही चाहते हैं उससे दूसरे डरें। मुल्कों मुल्कों यही लड़ाई है। रूस और उसके पड़ोसी मुल्कों में भी यही लड़ाई है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। खैर, तुम इन परिंदों को इंसानों से क्या लेना देना। हमारे लिए भी दुआ करना कि ये साल 2023 खुशियाँ और अमन लेकर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तोता किसान की बीवी से शक्कर लेकर चला जाता है। रात हो जाती है। चाचा पपीता के पेड़ के तने के साथ घड़ी लगा दी जाती है। सब परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं। फूल और बेलों से सजावट की जाती है। माही चील भी आ गई थी। चील जी, उल्लू भैया आपसे नाराज हैं। क्या आप नहीं चाहते 2022 के जाने के साथ साथ आप अपनी दुश्मनी भी भुला दें, जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, एहसास हो, जिसमें लड़ाई ना हो। उल्लू दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ, मगर मैं वादा करती हूँ एक साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, एक जंगल में एक फैमिली की तरह रहेंगे, अच्छे दोस्तों की तरह। उल्लू और माही को गले मिलता देखकर सब परिंदे खुश हो जाते हैं। सब भूल गए, सब भूल गए, हमने तो रोशनियां लगाई ही नहीं। रोशनियों के बगैर सजावट किस काम की। फिर कुकू के दोस्त जुगनू भी आ जाते हैं। हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। सब अपनी अपनी आंखें बंद कर ले। 12 बजने में सिर्फ 10 सेकंड ही बाकी हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं और उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबको मुबारक हो। अल्लाह करे 2023 हमारे लिए सही खुशियाँ लेकर आए। हरिपुर नाम के गांव में एक बहुत ही बड़ी हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में एक बहुत ही बूढ़ी दादी और उसका एक पागल पोता महेश रहता था। उस औरत का छोटा पोता मोहन अपनी फैमिली के साथ शहर में रहता था। इतनी बड़ी हवेली में एक शांता नाम की औरत अकेली ही काम करती थी। एक दिन दादी को शांता के चीखने की आवाज आती है। दादी, दादी, बचाओ मुझे, बचाओ। ये सुनकर बूढ़ी दादी जल्दी से भागकर सीढ़ियां चढ़ती है। तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे आ गिरती है। बूढ़ी औरत की चीख की आवाज सुनकर शांता वहां भागती हुई आती है। दादी, दादी, ये क्या हुआ आपको? ये आप कैसे गिर गई? शांता जल्दी से दादी को उसके कमरे में लेके जाती है और डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर आके देखता है तो पता लगता है कि दादी को काफी गहरी चोट आई है। देखिए, आपको बहुत गहरी चोट लगी है और इसलिए आपको दवाई के साथ थोड़ा आराम भी करना होगा। ऐ खुदा, बैठे बैठे क्या मुसीबत लग गई मुझको। आखिर आप सीढ़ियों से गिरी तो कैसे गिरी? अरे, मुझे तो ऊपर से तेरे चीखने की आवाज आई। लगता है जानबूझकर ही मुझे नीचे गिराने के लिए उसने ऐसा किया है। आपको ध्यान रखना चाहिए दादी। ये आजकल कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती जा रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप ऊपर ना जाना। दादी बिस्तर पर पड़ी पड़ी बहुत बोर हो रही थी। तभी अचानक शहर से उसके छोटे बेटे का फोन आ जाता है। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? अभी रीना और बच्चों को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। ओके? नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ मत आओ। यहाँ शांता है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। मैं अब आपकी एक नहीं सुनूंगा। मैं कल आ रहा हूँ बस। मोहन की बात सुनकर तो दादी और परेशान हो जाती है, जैसे वो चाहती ही ना हो कि मोहन वहाँ आए। अरे दादी, आपने ये क्या कर दिया? आपको ये बात मोहन को नहीं बतानी थी। अब देखो, वो कल अपनी फैमिली के साथ आ रहा है। अब आप उसे ऊपर जाने से कैसे रुकेंगी? अब मेरे मुंह से निकल गया तो निकल गया। अब आने दे उसे। हम दोनों मिलकर सोच लेंगे कि क्या करना है। और वैसे भी वो 1-2 दिन में चला जाएगा। हम दोनों मिलकर सोच लेंगे कि क्या करना है। वैसे भी उसका काम धंधा भी तो है ना। अगली सुबह मोहन हरिपुर के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों में वो दादी के पास पहुंच जाते हैं। बच्चे तो इतनी बड़ी हवेली देखकर खेलने निकल जाते हैं। मोहन और रीना दादी से मिलने जाते हैं।
कि तभी महेश वहाँ जाके उनके सामने खड़ा हो जाता है। देखो मेरी शादी है और मेहमान भी आने लगे हैं। तुम लोग मेरी दुल्हन से मिलके जरूर आना। वो वो ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। हाँ ठीक है, अभी तुम अंदर जाओ। तुम्हें अपनी दवाई भी तो लेनी है ना, चलो जाओ अंदर। चलो जाओ यहाँ से, कुछ भी बोलते रहते हो। शांता की बात सुनकर महेश नाराज होकर अंदर चला जाता है। मनोज और रीमा को महेश की हालत देखकर झटका सा लगता है। ये महेश भैया को क्या हुआ है? जब यहाँ मैं कुछ साल पहले आया था तो वो सब ठीक थे, और ये क्या शादी शादी दुल्हन दुल्हन बोले जा रहे हैं। फिर मनोज अंदर जाता है और दादी से मिलता है। उसके बाद वो महेश की हालत के बारे में दादी से पूछता है। बेटा, अब मैं क्या बताऊं। एक दिन महेश छत पे खड़ा किसी की बारात जाते देख रहा था, तो अचानक जाने कैसे उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसके सर में इतनी गहरी चोट लगी कि वो पागल ही हो गया। बस तभी से शादी और दुल्हन जैसी बातें करने लगा है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है महेश भैया के साथ, लेकिन हम अगर उनका शहर से अच्छा इलाज करवाएंगे तो देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है। इस तरह बातें करते करते काफी रात हो जाती है और फिर सबको नींद आने लगती है। शांता वहाँ आती है और उनको सोने को कहती है। हाँ हाँ ठीक है, मैं ऊपर वाले अपने फेवरेट कमरे में ही सोऊंगा। नहीं नहीं, ऊपर नहीं, नीचे। वो ऊपर अभी सफाई हुई नहीं है ना, इसलिए। मनोज दादी की बात मान जाता है और नीचे के कमरे में ही सो जाता है। बच्चे भी उनके साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। जब सब गहरी नींद में होते हैं, रात के करीब 12 बज रहे होते हैं, तभी अचानक रिंकू को किसी के रोने की आवाज आती है। रिंकू इधर उधर देखता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। के बाद वो आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। आवाज ऊपर से आ रही होती है। इसके ऊपर जरूर कोई दूसरा कमरा है जिसमें कोई रो रहा है। रिंकू ऊपर देख ही रहा होता है कि अचानक छत में चुड़ैल का हाथ निकलकर बाहर आ जाता है। वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता रिंकू की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे अपनी तरफ बुला रहा होता है। रिंकू की तो डर के मारे हालत बुरी हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से चिल्लाकर टीना को उठाता है और उसे वो चुड़ैल का हाथ दिखाता है, पर तब तक वो हाथ गायब हो चुका होता है। टीना को लग रहा होता है कि रिंकू उसे डराने के लिए सब कुछ कर रहा है, इसलिए उसकी बात को वो झूठ समझती है और वापस सो जाती है। रिंकू भी डर कर सो जाता है और अगली सुबह उस बात को डरावना ख्वाब समझकर भूल जाता है। अगली रात फिर रिंकू के साथ वही होता है। फिर से वो हाथ छत से निकलकर बाहर आ जाता है और रिंकू को अपनी तरफ बुलाने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। टीना, टीना उठो, टीना उठो, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। रिंकू डर के मारे पीछे चलता रहता है। उसका पैर वहाँ पड़े कंचों पर पड़ता है और वो बड़ी बुरी तरह फिसलता है। रिंकू का सर फर्स्ट पे लगने ही वाला था कि उस चुड़ैल का हाथ रिंकू को पकड़ लेता है और रिंकू को चोट से बचा लेता है। उसके बाद वो हाथ दोबारा रिंकू को अपनी तरफ बुलाने लगता है। इसने तो मुझे चोट लगने से बचाया है, मतलब ये किसी अच्छी चुड़ैल का हाथ है जो शायद मुझे मारना नहीं चाहती बल्कि मेरी मदद जरूर चाहती है। रिंकू को डर तो लगता है मगर वो उस चुड़ैल के हाथ को पकड़ लेता है और चुड़ैल उसे ऊपर खींच लेती है। वो एक अंधेरे कमरे में खड़ा होता है और उसके सामने एक चुड़ैल होती है। चुड़ैल को देखकर रिंकू की हालत बुरी हो जाती है। चुड़ैल, तू तो चुड़ैल है, ये मुझे मार डालेगी। और ये मैं कहाँ आ गया? ये किसका कमरा है? और तुमने मुझे ऊपर खींचा है ना? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, कभी नहीं। अब तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद करना होगा, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। आजाद? पर कैसे? और तुम्हें यहाँ कैद किसने किया? उस बुढ़िया ने जिसका पैर मैंने तोड़ दिया। वो तो मेरी परदादी है और वो तुम्हारे साथ ऐसे क्यों करेंगी? वो तो बहुत अच्छी है। अच्छी? और वो उसकी वजह से आज ये मेरी हालत है, वरना मैं आज महेश के साथ खुश रह रही होती। चुड़ैल की बात रिंकू को जरा भी समझ में नहीं आती। वो तो बस बाहर जाने की जिद करता रहता है, पर चुड़ैल उसे कहीं भी बाहर न जाने देती। अब अगले दिन सब रिंकू को ढूंढने लगते हैं, पर रिंकू का तो कुछ पता ही नहीं चलता। दादी और शांता अच्छे से समझ जाते हैं कि ये उस चुड़ैल का काम है।
पर अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो सबको क्या बोले और रिंकू को कैसे बचाए। अब बस एक ही जगह ढूंढने के लिए बचती है और वो होती है ऊपर वाला कमरा। मनोज ऊपर जाने लगता है तो शांता उसे रोक देती है और बहाने लगाने लगती है। आखिर तुम लोग मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने देते? ऊपर जाने में दिक्कत ही क्या है? मेरा बच्चा खोया है। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकता। मुझे रिंकू को जाके ढूंढना होगा। फिर मनोज जिद करके ऊपर चला जाता है और उसे शांता अब दरवाजा नहीं खोलने देती। उसे कमरे में से रिंकू की आवाज आती है। वो तो अब किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता और कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। कमरे के अंदर चुड़ैल और रिंकू को देखकर रीना और मनोज की सांसें अटक जाती हैं। मुझे पता था मेरे ऐसा करने से कोई ना कोई दरवाजा खोलेगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। और मुझे उस दादी से अपनी मौत का बदला भी लेना है। मेरे बच्चे को छोड़ दो। और ये तुम मेरी दादी को लेके क्या क्या बोली जा रही हो? दादी बताओ ना, ये आपको ऐसे लेकर क्या बोली जा रही है? अचानक वहाँ महेश भी आ जाता है और वो उस चुड़ैल के पास जाने की जिद करने लगता है। उसे उस चुड़ैल से जरा भी डर नहीं लगता। मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन। ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है? कोई हमें सच सच बताओ। अब तुझे सबको सच सच बताना ही होगा। जब तू सबको सच सच बताएगी तो तभी मैं रिंकू को छोड़ूंगी, वरना मैं रिंकू को मार डालूंगी। नहीं नहीं, मैं सबको सच बताती हूँ। ये चुड़ैल महेश की होने वाली बीवी थी। मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि ये बहुत ही गरीब घर की थी। पर महेश ने मेरे खिलाफ जाकर शादी कर ली और मैंने एक दिन मौका देखकर इसे इसके ही कमरे में आग जलाकर मार दिया। तभी वहाँ महेश आ गया और उसने सब देख लिया। उस दिन से महेश पागल हो गया। आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? दादी, सब लोग उस दादी को घर में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। चुड़ैल रिंकू को छोड़ देती है। उसका मकसद तो सबके सामने सच लाना होता है, जो वो कर देती है।